ये जो चैलेंज है, काजी फायजी ईसा साहब सिविल सुप्रीमेसी के दाई हैं, मिलिट्री के रोल की उनका जो रोल है, उनकी जो मुदाखलत है उसके काफ़ी खिलाफ है। मिलिट्री कोर्ट्स तक की वो मुखालफत कर चुके हैं। आपको लगता है कि आगे जिस तरह से भी वो ट्रेड अलॉन्ग करेंगे, कोई क्लैश तो नहीं आ जाएगा, कोई इस तरह का मामला तो नहीं आगे बन सकता कि ही विल गेट एट लॉगर्स हेड विद द एस्टैब्लिशमेंट? देखें, ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है और जो जस्टिस बंदयाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी अंडरमाइन हुई है और इवन हाई कोर्ट पे भी प्रेशर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो है वो जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की टॉप ब्रास ने एक जेस्चर दिया, तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि शुरू में तो ऐसी कोई तनाज़ात नहीं आएंगे और फैसलों पे अमल दरामद भी होगा। बात यह है कि बंदयाल साहब का इशू डिफरेंट था। वो जो है वो कमिटमेंट करके फिर उसके बाद वो चीज़ वो मज़ीद और फ्रस्ट्रेशन होती थी। और जो भी एक दफ़ा आप इलेक्शन मैटर में डिफेंस अथॉरिटी से इन कैमरा ब्रीफिंग ले रहे हैं 3 घंटे की, उसके बाद जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री से एक CMA दायर होती है और उम्मीद यही होती है कि जी जो है वो इलेक्शन के मामले में एक दिन इलेक्शन के मामले में दरख्वास्त डिफेंस मिनिस्ट्री की एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगले दिन बंदयाल साहब कहते हैं जी कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री तो अग्रीव पार्टी ही नहीं है। तो उससे मज़ीद फ्रस्ट्रेशन ने जन्म दिया। काजी फैसल साहब ज़रा डिफरेंट हैं। उन्होंने 5 साल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो है वो पावरफुल सर्कल के साथ जो है वो काम किया एज ए चीफ जस्टिस। जो है वो बड़े बड़े केसेस भी ऐसे सेंसिटिव उठाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इन चीज़ों में जो है वो कुछ ज़्यादा चीज़ें आप कह सकते हैं कि शुरू में तनाव हो। और सबसे पहले तो वो फोकस उनका इंटरनल रिफॉर्म का होगा। और जो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का के हवाले से जो पटिशन है वो कल लग गई हैं और सारा दिन ही बताया जा रहा है कि उसी केस की समाअत होगी, क्योंकि एक दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर बैरून मुल्क जाना है, एक ही दिन है। और यही इतलात हैं कि कल गालिब इम्कान है कि इस पर कोई ना कोई आर्डर आ जाएगा शार्ट। तो उसके बाद ये भी बातें हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी जो है वो प्रोसीडिंग में भी इसी हफ्ते जो है उस हवाले से भी कोई शुरू हो जाए। जजेस अपॉइंटमेंट पे भी जो है वो जल्दी कोई ना कोई इजलास तलब कर लिया जाए। तो इस वक्त उनका जो फोकस है वो इंटरनल है। हाँ, लेकिन एक है कि इलेक्शन का मैटर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने, वो और दूसरा सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, ये 2 मैटर हैं ऐसे। उससे पहले अगर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट डिसाइड होगा, उसमें फिर वाजे होगा कि क्या चीफ जस्टिस ने बेंच बनाने हैं या कमेटी ने बनाने हैं, उस कानून के तहत बनाने हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है वो फिर इलेक्शन मैटर। अच्छा, उसमें एक ज़िमनी सवाल है असनाद मलिक साहब मेरे ज़हन के अंदर। अभी ट्रायल के हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी बात हो रही थी, एक जज साहब ये फरमा रहे थे कि कोई ऐसा पाकिस्तान की तारीख में असल में हुआ नहीं है यूँ कि कोई पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस हो और वो अगेंस्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स विल चला जाए। और बंदयाल साहब के हवाले से भी ये कहा जाता था और फिर आगे हमने देखा भी। वो अभी आपने जिस इन कैमरा ब्रीफिंग की बात की उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ। इंसिनुएशंस हैं, तुक्के हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल मतलब एक इंटेलिजेंट गेस ये है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए काजी फायजी साहब का इस तनाजुर के अंदर आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब वो जो स्टैंड उनका पहले रहा है वो वही रखेंगे आपके ख्याल में, या फिर थोड़ा सा कुछ लचक लुचक आएगी? देखिए, जब आप चीफ जस्टिस होते हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और बैलेंस होना भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मिसाल हमारे सामने है। वो भी, उनको भी निकाला गया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, वो आए। ये अलग बात है कि उन्होंने जो सिविलियन इदारे हैं उनको किया, सारा फोकस उनका सियासतदान रहे और जिस तरह जमहूरियत को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, मेरा ख्याल है उसके बाद फिर जो है वो सियासी जमातें उस तरह खड़ी नहीं हो सकें। तो जस्टिस काजी फैसल के लिए भी ये टेस्ट है कि वो किस तरह बैलेंस मेंटेन रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो पिछली मैटर थे जो उनके जिसकी वजह से एक तनाव रहा इस्टेब्लिशमेंट, वो कुछ शख्सियात थी जो पर्सनल हो गई थी उनके साथ और जिसकी वजह से मसाइल बने। और बंदयाल साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को बहुत जो है वो अंडरमाइन उनके दौर में हो गई थी। अदरवाइज हम देखते हैं कि आफ्टर लायर्स मूवमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने बराबर का एक प्लेयर समझा है। जब भी कोई बड़ा फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट को के हवाले से उन्होंने
ये अपना जो एक है कि वो कोशिश की है कि वो बात उनको जो है वो अपना उनका मौक़िफ़ जो है वो समझाया जाए या उनको मनवा लिया जाए। लेकिन बंदियाल साहब के दौर में ये चीज़ नहीं हुई और वो जो एक अपर हैंड जो था, जो एक डिजोरो पावर थी इस्टेब्लिशमेंट को, वो ज़्यादा हुई, डिफेक्टिव पावर जो थी वो ज़्यादा हुई। हालांकि मेरे ख्याल में इस वक्त डिजोरो पावर सुप्रीम कोर्ट में उतनी ही ज़्यादा है जितनी डिफेक्टिव पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है। एक पिटीशन जो है वो है तो सही, कोई भी मामला तो जो है वो उसको एक्सरसाइज करने का भी है ना, कोई भी मैटर पाकिस्तान में उठा ले सकता है। तो इमरान वसीम साहब, आपकी इस पे क्या राय है? मतलब शख्सियात वाला यही बात है और यही मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस की बात है। जी जी, एब्सोल्युटली। इमरान भाई, आपका इस पे क्या टेक है? ठन तो नहीं जाएगी काजी फायज ईसा साहब की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ? उसमें देखिए 2-3 चीजें हैं उसके अंदर। एक इलेक्शंस वाला मामला जिसपे बंदियाल साहब 2 दफा तारीख आई, अमल नहीं उसके ऊपर करवा सके, किसी को तौहीन अदालत में भी नहीं बुलाया उन्होंने। तो ठीक है जी, बड़े सब्र का उन्होंने मुजाहरा किया होगा, लेकिन एसेंशियली उससे हुआ क्या है? उससे अंडरमाइन तो आईने पाकिस्तान हुआ। तो यहां पे बंदियाल साहब और वो सबको पता है कि वो विल किसकी थी जिसकी वजह से सब मामला हुए और हुक्म मानने से इनकार किए गए। तो अब आगे आप किस तरह से देख रहे हैं? बंदियाल साहब किस तरह से ट्रेड करेंगे? अब क्या मसलहत मद्देनजर रखेंगे या फिर ऑल आउट ही विल गो विद द कॉन्स्टिट्यूशन आईने पाकिस्तान के साथ और उसको आप होल्ड करने के लिए चलेंगे? इमरान भाई, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई मसलहत वाला इशू आएगा। बात यह है कि जो बातें जो काजी फायज साहब हैं, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने प्रिंसिपल हमें बताए हैं, मीडिया पे जो चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं, अगर वो अपनी की गई बातों पर कायम रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा होंगे या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तनाव पैदा होगा। अब जो इससे पहले जाने वाले चीफ जस्टिस हैं बंदियाल साहब, उनकी अगर हम बात करें कि क्यों वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका हेड ऑन हो गया, उसकी वजह ये थी कि ट्रस्ट डेफिसिट था और ट्रस्ट डेफिसिट के साथ साथ जो बेंचेस की कंपोजिशन थे उस पर सवालात उठ रहे थे कि लाइक माइंडेड जजेस को ही शामिल किया जा रहा था और जो सीनियर जज साहबान थे उनको नजरअंदाज किया जा रहा था और बार बार अदालत में आके इस्तदा की गई कि आप फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें, लेकिन फुल कोर्ट की तमाम जो प्रेयर्स थे वो रद्द की गई। अब अगर ऐसे बेंचेस वो बनाते रहे कि जिनकी वजह से जिन पे तनकीद होती थी दोबारा वही बना देते थे और मुतनाज़े और फिर मौका मिल जाता था दूसरी साइड को और मजीद तनकीद करने का। सबसे बड़ी वजह यही बनी है जो उनका तनाव पैदा हुआ है इदारों के साथ, हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसकी वजह यह बनी कि बार-बार जो बेंचेस बनते थे उन पे एतराज़ात उठ रहे थे, उन पे सवालात उठ रहे थे। मैं जानना चाह रहा हूं, चलें वो पीडीएम के साथ तो बाकी तो उनके लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, साथ बंदियाल साहब का कोई तनाव था? देखें जी, जब ये इलेक्शन वाला हुक्म दिया, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो मेरे ख्याल से हर चीज क्लियर हो जाएगी। जो इलेक्शन वाला मैटर था उसमें आप ये देखें कि उसमें किसने पर्सनल फ्राहम करने थे, वजारत दफा की जानिब से दिए जाने थे, फ्राहम करने थे, लेकिन उनकी इस्तदा को रद्द कर दिया गया कि ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं कि हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया, उनकी प्रेयर को रद्द कर दिया गया, इवन कि उनकी जानिब से जो दी गई रिपोर्ट थी उनको भी रद्द कर दिया गया। ब्रीफिंग ली गई, ब्रीफिंग के बाद दरख्वास्त आई, उसको भी रद्द कर दिया गया। अब अगर आप देखें कि यही जो आज काजी फायज साहब ने जो कहा था उसके मुताबिक, यानी जो कह रहे थे वो करके दिखाया है कि आज फुल कोर्ट बना दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के लिए। इसी तरीके से अगर इलेक्शन का मामला आ जाता है या फौजी अदालतों का मामला आ जाता है तो फैसला जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट की रिट होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाएगा, कोई तनाव नहीं होगा इदारों के साथ। आप देख लीजिएगा, यह फैसला एडमिट होगा, इस फैसले पर अमल दरामद भी होगा। उसकी वजह क्या होगी कि इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान खड़े होंगे। इससे पहले जो बेंचेस बन रहे थे, जो आप तनाव देख रहे थे, जो आप देख रहे थे कि फैसले माने नहीं जा रहे, फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, उसकी वजह यही थी कि बार बार कहा गया कि आप बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बना दें, जो फैसला आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन नहीं माना गया। और उल्टा यह कहा गया कि मर्जी का बेंच बनवाना चाह रहे हैं, मर्जी के जज साहबान से फैसला करवाना चाह रहे हैं। भाई जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान शामिल होंगे तो आपका सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होगा, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान होंगे, तो आप अपने अदालत के जज साहबान पे क्यों अदम एतमाद कर रहे हैं? नहीं, वो बात तो ये जो आज फुल कोर्ट बना है, इसके बाद जो भी फैसला आएगा, जिस मैटर पे आएगा, मेरे ख्याल से रद्द करना आसान ना होगा, उस पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन का केस हो, चाहे वो फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस हो। बिल्कुल ठीक है, फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस हो, मिसिंग पर्संस के हवाले से केस हो, और उसमें एक प्राइम एग्जांपल इमरान रियाज खान
और अरशद शरीफ का जो मामला था वो भी सामने है। मैं अदील आपकी तरफ आता हूं और फिर उसके बाद मैंने ब्रेक पे जाना है। अब जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला खास तौर पे मामला है, 21वीं आईनी तरमीम पे बड़ा वाजे जो जहन है काजी फायजी साहब का वो नजर आ चुका है। इस दफा बेंच में वो इस वजह से शामिल नहीं हुए कि पहले इसका फैसला हो जाए रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, चले ये हो जाता है। उसके बाद देखिए मिलिट्री की तो विल है कि 9 मई के जो मुलजिम हैं उनको हमने ट्राई करना और ट्राई किए जा रहे हैं इस वक्त एज वी स्पीक मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो आपका ख्याल है कि वहां पे जाके कोई टन सकती है काजी फायजी साहब की विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, खास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले के अंदर? मिसिंग पर्सन्स वाली बात में करते हैं सर। ऑब्वियसली जब कोई फैसला आप करते हैं और जो मुक्तदर लोग होते हैं, मुक्तदर हल्के होते हैं, अगर उनके खिलाफ फैसला होगा तो ठन तो जाती है। और ये कहना कि जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ सबका अच्छा रहेगा एक बर्ताव और एक आप कह सकते हैं कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा, ये शुरू शुरू में तो हमें नजर आएगा, मगर उसके बाद मुझे ये लगता है कि ये बेटर भी होगा। और इसकी एक बुनियादी वजह जस्टिस काजी फायज ईसा के हम जो पीछे हम उनको कवर करते आ रहे हैं एज सुप्रीम कोर्ट जज, जो उनका एक तरीकाकार रहा है और आइन के ऊपर जो उनका एक स्टांस है, आइन की बालादस्ती के ऊपर, जमहूरियत के हवाले से जो बातें कर चुके हैं, जो फैसले दे चुके हैं। फैजाबाद धरने की जजमेंट हमारे सामने है, आपने खुद हवाला दिया है 21वीं तरमीम का। और अब वो जो फैसले माजी में दे चुके हैं, उन्होंने उसी तर्ज पर आगे भी चलना है। ये तो नहीं हो सकता कि अब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो मसलहत का शिकार हो जाए, और अगर वो मसलहत का शिकार हो गए तो उनकी अपनी सारी जो मेहनत है वो तो ज़ाया हो जाएगी। और अब जस्टिस काजी फायज ईसा का एक तो सबसे बड़ा इम्तिहान ये कल है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। जैसा कि इमरान वसीम साहब कह रहे थे कि इन्होंने पहले दिन से कहा था कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाकर इसको पहले डिसाइड करें और फिर दीगर मुकदमात को आगे लेकर चलें। उसमें तो जस्टिस काजी फायज ईसा अभी तक साबित कर रहे हैं कि जो वो कह रहे थे वही कर रहे हैं। उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है, कल मालूम हो जाएगा। बताया यही जा रहा है कि जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता दीगर मामला टेकअप नहीं